चलिए शुरू किया जाए। लास्ट डे तक हम लोग इसी स्लाइड तक आकर रुके हुए थे। हम लोग का जो अगला टॉपिक है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आइसोमॉर्फस होते हैं। आइसोमॉर्फस का मतलब ये हुआ कि इनमें अगर इनके रेडियस का अगर हम रेशियो निकालें, जैसे कि देखिए सोडियम और फ्लोरीन का रेडियस का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 1:1 होता है, और वहीं पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का भी रेडियस का रेशियो कितना 1:1 होता है। तो चूँकि इनके रेडियस का रेशियो जो है दोनों का बराबर है, इसलिए इस सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पैकिंग होगा, उनका जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा वो लगभग एक जैसा होगा। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों क्या हैं, आइसोमॉर्फस है। सिमिलरली सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इन तीनों के रेडियस का रेशियो निकाला जाए तो आएगा 1:1:3। और उसी तरीके से अगर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के रेडियस का रेशियो निकाला जाए तो वो भी 1:1:3 आएगा। तो चूंकि इनके एटम के रेडियस का रेशियो दोनों में सेम है, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में आइसोमॉर्फस होंगे। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, सेम। पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वही पोटेशियम से सेलिनियम और ऑक्सीजन का होता है। यहाँ पे 2:1:4 के रेशियो में दोनों सजे हुए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो सब्सटेंस हैं ये क्या है, आइसोमॉर्फस है। तो जहाँ भी रेडियस का रेशियो सेम हो वहाँ पे कहा जा सकता है कि उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो उनका जो पैकिंग पैटर्न है वो भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इनका भी एटॉमिक रेशियो 1:1 होता है, लेकिन ये दोनों आइसोमॉर्फस नहीं पाए जाते। तो आप बस इसको ध्यान रखिएगा। आगे इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे जुड़े हुए, नहीं तो ज़्यादा उतना ज़्यादा ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, तो वो डिसऑर्डर्ड होता है, लॉन्ग रेंज का होता है। डिसऑर्डर्ड शॉर्ट रेंज का होगा, ऑर्डर्ड होगा लॉन्ग रेंज का होगा, और ऑर्डर्ड होगा शॉर्ट रेंज का होगा। तो आपको पता है कि अमोर्फस में कोई पैटर्न नहीं पाया जाता। अमोर्फस जो सॉलिड होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडमली सजे होते हैं, और वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो छोटे छोटे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। वो डिसऑर्डर्ड होता है और उनका रेंज भी क्या होता है, छोटा होता है, मतलब उनके लैटिस बड़े बड़े नहीं होते। अगला है द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। कौन से इसमें से अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है, ग्लास है, रबर है, तार है, और ऑल ऑफ द अबव है। इनमें से कौन, इसमें सारे होंगे, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल दिए गए, ये तो आप इन्फॉर्मेशन दे दें, आपको अगर जानकारी है तो आप बता देंगे। अगर आपको नहीं पता था तो इसको आप याद कर लेंगे, आगे से अगर कोई पूछा जाए। ग्लास और रबर अक्सर आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन में कि क्या ये क्रिस्टलाइन है या ये अमोर्फस है, तो इसका जवाब होगा कि क्या है, अमोर्फस सॉलिड है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अमोर्फस सॉलिड जो है उसके पास कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसके वो सॉफ्ट हो जाता है हीट करने पर, वो शो करता है आइसोट्रॉपी और ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी इसमें दिए गए हैं सारे के सारे सही हैं। अमोर्फस जो है वो आइसोट्रॉपी होता है, चारों हर डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। इनको गर्म करने पर ये पहले मुलायम होंगे, तब धीरे 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 मेल्ट करना शुरू करेंगे, जिसके बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे। इसमें मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होती है, इसका मतलब है किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे पूरा का पूरा पिघलते नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं है। पहला है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनके पास मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है, भाई होती है। फिर दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, वो भी होता है। दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, ये भी होता है। और दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। वही क्रिस्टलाइन है, इसमें डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसलिए क्या होंगे, आइसोट्रॉपिक नहीं होंगे, ये क्या होंगे, एनिसोट्रॉपिक होंगे। क्या लिखा हुआ है, अच्छा नॉट अ प्रॉपर्टी, सॉरी इसमें पूछा नॉट अ प्रॉपर्टी, तो कौन सा इसमें गलत है पूछा जाता है। ठीक है, वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, यही बात गलत है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि डी ऑप्शन गलत है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, वो क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक या आइसोमॉर्फस या पॉलीमॉर्फस, बहुरूपी, और ऑल। तो भाई देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला है, इन आइसोट्रॉपिक कंपोजिशन ऑफ सॉलिड
डैश विद डैश, और ये डैश में 2 भरना है। रिमेन सेम विद डायरेक्शन, चेंज होता है डायरेक्शन के साथ, चेंज होता है पार्टिकल के साथ, और रिमेन सेम। एनिसोट्रॉपिक मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने पर प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है। तो हम क्या कहेंगे हम लोग कि डायरेक्शन चेंज होने के साथ प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ सॉलिड जैसे चेंज होगा, मतलब कंपोजिशन वैसे वैसे उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। अगला है द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहले इसको हटा दिया जाए, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड NaCl, KCl, NaNO3 और ऑल ऑफ द अबव। कौन से इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ऊपर के सारे जो हैं, तो ऊपर के कम से कम आप एक भी देख रहे हैं, NaCl भी अगर देख रहे हैं, KCl भी होता है, ये दोनों भी जो पीछे के एग्जाम्पल देखे तो NaNO3 के बारे में अगर आप नहीं भी जानते होंगे, हालांकि वो भी क्रिस्टलाइन ही होता है, तो भी आप ऑल ऑफ द अबव को टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थे, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ ये वाला पोर्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हमारे सॉलिड का क्लासिफिकेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है। इसके पहले क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं। इसके पहले यहाँ पे था एमॉर्फस, ठीक है ना, और क्रिस्टलीन, यहाँ पे क्या था, और ये दोनों किससे आए हुए थे, ये आए हुए थे सॉलिड से। सॉलिड 2 तरह का होता है, एक एमॉर्फस होता है और एक क्रिस्टलाइन होता है। अब एमॉर्फस को वहीं पे छोड़ दिया गया, एमॉर्फस के बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं जानना है। हम लोग आगे कंटिन्यू किसको करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन के बारे में। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को बांटा गया है 4 मेजर सेक्शंस में। वो किस आधार पे ये बांटा गया है, क्लासिफिकेशन on the basis of their intermolecular attraction force, अंतराणिक आकर्षण बल के आधार पर इनको क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया है। अब कैसे क्लासिफिकेशन इसका हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को सबसे पहले 4 भागों में बांट दिए हैं। एक हम लोग के पास है आयनिक सॉलिड, दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा है नेटवर्क सॉलिड जिसको नेटवर्क ठोस या इसको एटॉमिक सॉलिड भी बोलते हैं, और अगला है मेटालिक सॉलिड। 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। अब पूछा जाए आपसे तो व्हाट इज आयनिक सॉलिड, बताइए आयनिक सॉलिड क्या है, तो इसका आप जवाब देंगे कि वह सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं उसे हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी होंगे वो आयनिक फॉर्म में होंगे, वो आयंस होंगे, तो क्या कहलाएंगे, वो आयनिक सॉलिड कहलाएगा। फिर दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या कैसे बोलेंगे हम लोग कि वह क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेके करते चलते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास अगर वो NaCl, अब NaCl का जो क्रिस्टल होगा उसमें Na फिर Cl फिर Na फिर Cl सब ऐसे बल्क में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कहीं एक जगह पे NaCl मिलेगा, एक NaCl आपको नहीं मिलता है, Na फिर Cl फिर Na फिर Cl फिर Na फिर ऐसे करके पूरे वो बल्क में पाए जाते हैं, एक लैटिस के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो NaCl में Na और Cl ये दोनों क्या है, आयनिक फॉर्म में होते हैं, और ऐसे ऐसे अब इस Na के आसपास में चारों तरफ से इसको Cl सराउंड करके रखेगा, फिर हर Cl के चारों तरफ से इसको Na सराउंड करके रखेगा। ऐसे करके इनका स्ट्रक्चर बना होता है, पूरा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इनको आयनिक सॉलिड कहा जाता है क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। फिर अगला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास मान लेते हैं H2O है, H2O जब सॉलिडिफाई करेंगे, जब आइस के फॉर्म में चला जाएगा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी सॉलिड फॉर्म में, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। हम लोग पास है अमोनिया NH3, अमोनिया को भी जब हम लोग सॉलिडिफाई करेंगे, जब उसको ठंडा करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड ही बनाता है। इसके बाद आता है हम लोग का नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड किसको बोलते हैं, तो वो सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आपको पता होगा, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं डायमंड के स्ट्रक्चर, शायद आपको याद होगा। डायमंड में हर कार्बन टेट्राहाइड्रल हाइब्रिडाइज होता है, और उसके बाद वो सब एक दूसरे से फिर से जुड़े होते हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब ऐसा सब क्या होता है, 4 बॉन्ड बनाया होता है।
और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है जो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। तो जो हमारा डायमंड है वो क्या है, नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में 6 कार्बन के चेन्स पाए जाते हैं, 6 कार्बन के चेन होता है, रिंग होता है 6 कार्बन का, और वो फिर दूसरे से ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे करके मतलब जहाँ कहीं भी आपको बड़े बड़े जाइंट स्ट्रक्चर दिखे काफ़ी लंबे चौड़े वाले, उनको हम क्या बोलेंगे, वो नेटवर्क सॉलिड है। और सबसे लास्ट में है मेटालिक सॉलिड, जिस कंस्टिट्यूएंट जो वो सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक सॉलिड कहते हैं। तो पहले हमको मेटालिक सॉलिड समझा देते हैं, फिर इसके अंदर नीचे क्लासिफिकेशंस को देख लेंगे। पहले मेटालिक सॉलिड क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी आइटम जब स्टेबलाइज होना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है। आयंस के केस में क्या होगा, आयनिक सॉलिड के केस में, कि एक आपका कंस्टिट्यूएंट होगा जो बोलेगा कि भाई हमको इलेक्ट्रॉन देना है, दूसरा कहेगा हमको लेना है। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, वहाँ पे बना आयनिक बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो दोनों नॉन मेटल होता है, दोनों बोलता है भाई हमको चाहिए हमको चाहिए, उसके हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप कराते हैं, साझेदारी कराते हैं, वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन मेटालिक बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल मेटल हो, दोनों चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन दे दें, तो लेने वाला तो कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। कैसे मेटालिक बॉन्ड बनता है, थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे। जैसे कि मान लेते हैं, कभी एग्जाम्पल ले लेते हैं आयरन का, लोहा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं Fe का आइटम है, यहाँ भी Fe का आइटम है, यहाँ भी Fe का आइटम, 3 Fe का आइटम ले लिए हम। अब ये Fe जो जिस लैटिस में होगा, जहाँ जिस बड़े से क्रिस्टल में होगा, एक बड़े से शीट में होगा, जैसे मान लेते लोहा का चादर खरीद के लेके आते हैं, उस लोहे के चादर में एक छोटा सा टुकड़ा काटे और काट के उसको ले जाके देख रहे हैं उसके भीतर क्या क्या है माइक्रोस्कोप से, तब वो पता चला है कि जो आयरन है, अब ये आयरन से डायरेक्ट कैसे जुड़ेगा, वैंडरवाल फोर्स के से जुड़ा होता तो आयरन को मसल देते तो बिखर जाता, तो वैंडरवाल तो है नहीं, आयरन रिजिड होता है, ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड मटेरियल है। इसमें होता है क्या है कि यह आयरन, अब जैसे कि इसके पास मान लेते हैं टोटल 26 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल के अपने बगल में ऐसे रख देगा। ये सारा आयरन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने अपने बगल में रख दिया। जब आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर देगा, तो बताइए एक आयरन पे कितना चार्ज आ जाएगा, तब आयरन पे चार्ज आ जाएगा +2 का। अब देखिए क्या होगा, ये भी आयरन +2, ये भी आयरन +2, ये भी आयरन +2। अब हो क्या रहा है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास बड़ा सा कोई बर्तन है, उसमें छोटे छोटे गेंद रखे हुए हैं, तो सारे गेंद पहले एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जब उसमें जब होगा क्या कि जब वो गेंद यानी जो हमारा आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने अगल बगल में रख देगा और खुद वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तब यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुआ किसके किसके बीच में, ये जो हमारा एटम है, ये एटम और ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसके अगल बगल में जो इसने निकाल कर रखा है, उसके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा। और अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरफ से इस Fe को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, दूसरी तरफ से इस Fe को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इधर से इस Fe को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि वो जो एटम जो तीन यहाँ पे 3 एटम रखे गए हैं आयरन के, इन एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड तैयार होता है, एक सी होता है, मतलब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, और उस बीच में कहीं पॉजिटिव चार्ज फंसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, रखे हुए रहते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि पूरे माइनस चार्ज के बीच में कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, इससे अट्रैक्शन में होगा डायरेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या Fe को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या Fe में नहीं, Fe में कोई अट्रैक्शन नहीं है, Fe बांध के रखे हुए हैं और उस इलेक्ट्रॉन को, फिर वो इलेक्ट्रॉन पकड़ कर रखे हैं Fe को। इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ये आपको एक्सप्लेन किया गया था केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में, ये मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन और उस पॉजिटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जो उसको बांध के रख रहा है। एक एक्स्ट्रा जानकारी और भी जान जाइए कि जो मेटल के कंडक्टर होने के पीछे का जो रीजन है, वही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो Fe जो निकाल के अपने बगल में रख दे, जैसे Fe के पास मान लेते हैं 26 इलेक्ट्रॉन है, तो 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल के अपने लैटिस में बाहर रख दिया, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, बाकी के भीतर उसके जो 24 इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यही जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी 2 इलेक्ट्रॉन के कारण वो सारे Fe क्या है, आपस में कनेक्टेड है, सबका 2-2 निकलेगा, तो अगल बगल में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और बीच में हमारे पास Fe रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा जो उसको बांध के रखता है। तो ये हमारा हो गया मेटालिक सॉलिड। अब
आयनिक सॉलिड का तो कोई पार्ट नहीं होता है, आयनिक सॉलिड में कोई पार्ट नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड के तीन तीन पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं। वो कौन कौन है? पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। एक बार इन सबको हम देख लेते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोगों ने बताया कि जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने तरह के हो गए? तीन तरह। कौन कौन? पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? तो आपको शायद डाइपोल याद आ रहा होगा। डाइपोल 11th में भी डाइपोल मूवमेंट पढ़ना था केमिकल बॉन्डिंग में, और इधर आपने फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल जरूर पढ़ा होगा। डाइपोल क्या होते हैं? एक वैसा स्ट्रक्चर जहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब जितना यहाँ पे प्लस क्यू है उतना ही यहाँ पे माइनस वाला क्यू, ये दोनों अगर एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल, ठीक है ना। अब इसके लिए एक मेजरमेंट करने का एक पैटर्न था, जिसमें लोग डाइपोल मोमेंट निकालते थे, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज, ऐसा का एक फॉर्मूला था जिसमें लोग डाइपोल मोमेंट निकालते थे। तो जिसका डाइपोल मोमेंट, जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट आ जा रहा था नॉट इक्वल टू जीरो, जो जीरो के बराबर नहीं होता था, उसको उन्होंने नाम दे दिए कि भाई वो क्या है? पोलर है। और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर आ जाता था, उसको उन्होंने बोल दिए कि वो क्या है? नॉन पोलर है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें चार्ज आपको स्पष्ट दिखता है कि भाई इस किनारे पे निगेटिव चार्ज है और इस किनारे पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन दैट केस हम लोग कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। और जहाँ पे आप देखेंगे कि चार्ज का कोई सेपरेशन, जहाँ पे आप देखिएगा कि या तो चार्ज कहीं ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव नहीं हुआ या नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। देखिए आपको डाइपोल मोमेंट देखना अगर होगा तो आप थोड़ा सा एक रेफरेंस ले लीजिएगा 11th क्लास का कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको डाइपोल मोमेंट नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको परेशानी इसमें हो सकता है। तो जो मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट नन जीरो होता है उनको पोलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स की सहायता से जो सॉलिड फॉर्म होता है उसे पोलर सॉलिड कहा जाता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। बेसिकली ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी मॉलिक्यूलर है। तो मॉलिक्यूलर तो है, तो मान लेते हैं एक H2O दूसरे H2O से जुड़ा है, तो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है? क्योंकि सॉलिड है तो वहाँ पे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, तो कोई तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। कौन सा फोर्स है वो? तो अगर वो वहाँ पे अगर मॉलिक्यूल अगर वो जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होता है, तो वहाँ पे दोनों पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वो कुछ पोलर इंट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो कि हम लोग डाइपोल इंट्रैक्शन जो हम लोग पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वैसा कोई फोर्स लगता है। अगर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगा? वहाँ पे वैन डर वाल फोर्स लगता है। और अगर आपको पता है कि अगर FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई एक एटम के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन, वहाँ पे उस हाइड्रोजन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो उसके हम कहेंगे कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, तो वो सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाएगा। एक बार इन तीनों को देख लेते हैं हम लोग क्या होते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, आप एक बार डेफिनेशन देख लेंगे। जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में हो सकता है उस मॉलिक्यूलर सॉलिड का डाइपोल मोमेंट जीरो हो, उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो? जीरो हो सकता है कि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो से ज़्यादा हो। तो अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन पोलर बोलेंगे, और अगर उसका डाइपोल मोमेंट जीरो से ज़्यादा आ रहा है, नॉन जीरो है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। अब इसमें तीन क्लासिफिकेशन हुआ था मॉलिक्यूलर सॉलिड का। कौन कौन क्लासिफिकेशन हम लोग किए हुए थे? मॉलिक्यूलर सॉलिड का तीन पार्ट था, वो था हमारा पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। तो हम लोग कहेंगे, एक सेकंड पुलिस को हटाया जाए, अब सही। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? तो हम कहेंगे कि जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर रखने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वह अगर लंदन डिस्पर्सिव फोर्स हो, तो वह मॉलिक्यूल जो होंगे, वो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, उसे हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन को हम लोग क्या किए? ठंडा करके जमा दिए। ठंडा करते करते, ऑक्सीजन गैस है, रूम टेम्परेचर में तो गैसेस स्टेट में होता है, ठंडा करते 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 ऑक्सीजन में जमा दिए। तो अब जब ये ऑक्सीजन जो होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे जब ठंडा होने पर जो एक साथ नज़दीक 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 ऐसे पड़े हुए होंगे।
9th क्लास में आपने पढ़ा था कि सॉलिड अपने शेप को चेंज इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है जिसे इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अंतराणिक आकर्षण बल कहते हैं। तो फिर इस ओ के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जो इनको बांध के रख रहा है आपस में, कोई तो लग रहा होगा ना। तो हम बोलेंगे कि चूंकि ये मॉलिक्यूल नन पोलर है इसलिए इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा होगा, लंदन डिस्पर्सिव फोर्स, जिसे हम लोग वैंडर वाल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वैंडरवाल फोर्स से जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि वैंडरवाल फोर्स जो है एक वीकेस्ट फोर्स है, एक बहुत ही कमजोर फोर्स है, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, हल्का फुल्का पड़ता है। तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर कौन से फोर्स पाए जाते हैं, बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है जो उनको जोड़ के रखता है, वो कौन सा फोर्स होता है, तो वैंडरवाल फोर्स होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीथेन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस कहते हैं, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के हैं। अगला देखते हैं हम लोग, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड किसको बोलते हैं। तो मॉलिकुलर सॉलिड जिसके जो जो उन जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पाया जाए। जैसे कि इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं कि HCl है, रूम टेम्परेचर पे HCl जो है गैस स्टेट में होता है। और जब इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कीजिएगा, बहुत ठंडा कीजिएगा तो HCl जो होगा वो सॉलिडिफाई होगा। जब HCl सॉलिडिफाई होगा तो आप कहेंगे ना कि सॉलिड हो रहा है, तो इंटरमॉलिकुलर पहले पार्टिकल दूर 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 से गैस स्टेट में थे, लेकिन जब ये सॉलिडिफाई हुआ तब इसके पार्टिकल्स नज़दीक आने लगे होंगे। तो नज़दीक आएंगे तो कोई तो ऐसा फोर्स होगा जो इनको बांध कर रखेगा, वो कौन सा फोर्स है। इसको जानने के लिए एक बार हम लोग HCl का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए HCl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, यहाँ पर अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण Cl पा जाएगा माइनस चार्ज और H पर चला जाएगा प्लस चार्ज। अब ये बन गया एक डाइपोल, क्योंकि देखिए सोच के देखिए कि कोवैलेंट बॉन्ड बनने के समय दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन रखा था। उस समय तो क्लोरीन नहीं बताया था कि वो बेईमान है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन बाद में इसने क्या किया कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड शिफ्ट कर लिया। जब अपने टुवर्ड शिफ्ट करेगा तो जितना इस हाइड्रोजन को कमी एहसास होगा इलेक्ट्रॉन का, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे क्या होंगे, बढ़ चुके होंगे। तो इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होगा और एक सर्टेन डिस्टेंस में सेपरेटेड है, तो ये कहेंगे कि ये क्या बन गया है, डाइपोल बन गया। अब एक HCl यहाँ पे है और मान लेते हैं एक और HCl कहीं यहाँ पर आके हम रख दें, तो हम क्या कहेंगे कि इस H पर है प्लस चार्ज, इस Cl पे है माइनस चार्ज, तो इसके प्लस और माइनस के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा होगा, इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। और यही इंट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाता है। क्या कहते हैं इसको लोग, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। यानी यहाँ पर लगने वाला आकर्षण बल जो है डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल है, और इसी आकर्षण बल के कारण ये क्या है, आपस में बंधे हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, कम होता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड वो हैं जिनके सॉलिडिफाई होने पर उनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो। जैसे कि मान लेते हैं, हम बात करते हैं किसका, H2O का। तो एक H2O का मॉलिक्यूल ये रहा और एक दूसरा H2O का मॉलिक्यूल हम यहाँ पर रख देते हैं। तो पहले तो पानी के सारे मॉलिक्यूल क्या थे, अलग अलग थे। जब तक इनके पास एनर्जी थी तब सब तक घूम रहा था, जहाँ था जहाँ था। जब पानी के मॉलिक्यूल इधर कोई इधर जा रहा है, ग्लास में आप रख दे रहे हैं, सारे पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, कंटिन्यूसली मोशन में। जब इनको हम ठंडा करना शुरू करेंगे तो ठंडा करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी। और जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये सारे पार्टिकल्स एक पैटर्न पे सजने लगते हैं। आगे अगर आप 11th पढ़ें तो आपको पता होगा, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और यहाँ पे इस ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है ये नीचे वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या करेगा, एक वीक इंट्रैक्शन फोर्स शो करता है, और इसका हम लोग नाम रख दिए कौन सा, H बॉन्ड। H बॉन्ड के बनने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन H बॉन्ड बनाता है उसके एक किनारे पर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई लगा होना चाहिए। वही हाइड्रोजन के पास एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर ये H2O का मॉलिक्यूल और ये H2O का मॉलिक्यूल अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं तो इनको कनेक्ट करने वाले बॉन्ड का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड इस पानी के सारे पार्टिकल को बांध कर रखता है। हम कहेंगे कि इसके सॉलिडिफाई होने पर इनके बीच में लगने वाला इंट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, जाए तो आपका आंसर देख लीजिए इसका आप लोग। चलिए इसको छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है, मॉलिकुलर सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसका फोर्स जितना ही ज़्यादा होगा उसमें उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब देखिए, सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लग रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड में, उससे कम था पोलर में, और सबसे कम किस में होता है, नन पोलर में। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसको चाहिए गलने के लिए, वो चाहिए हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड को, उससे कम पोलर वाले को, सबसे कम किसको चाहिए, नन पोलर वाले को। पानी किसका एग्जाम्पल है, तो पानी भी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको हम बताया है कि पानी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी। बाकी तो आपको बता दिए हैं कि जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, आयंस हो, और आयंस होंगे तो भाई निश्चित रूप से अपोजिट चार्ज वाले होंगे, तभी तो आयनिक सॉलिड बनाएंगे वो। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक सॉलिड कहते हैं। और इसका जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सा है, तो वो हार्ड होते हैं। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इसको अगर उस पर आप हैमर से आप उस पर आप प्रहार करेंगे, हैमरिंग करेंगे उसका, तो वो चिपटेगा नहीं, वो बिखर जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में वो टूट जाता है। इसके अलावा क्या है, वो लो वोलेटिलिटी को होते हैं, मतलब वो ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होते, ज़्यादा उड़ते नहीं है। जैसे पेट्रोल डीजल वो जल्दी उड़ता है, लेकिन जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं वो वोलाटाइल नहीं होते, वो लेस वोलाटाइल होते हैं, ये नहीं होते वोलाटाइल वो। अगला है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना होता है, और आयनिक बॉन्ड बेसिकली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप जानते हैं वो बहुत ही चौड़ा होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होगा। एक और बात आपको पहले से बताया गया है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आयनिक सॉलिड पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जैसे ही इसे पानी में घोला जाता है, इसे डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, या इसको गर्म करके आप पिघला दें, मोल्टेन स्टेट में लेके जाएं, तो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर हो जाता है। सो समझ लीजिए NaCl जो है, ये अगर ऐसे लिख दे तो हम कह देंगे कि भाई ये बैड कंडक्टर है, ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। और वही NaCl अगर L लिखा हो या NaCl जो है AQ लिखा हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, गुड कंडक्टर। क्योंकि NaCl को जब हाई टेम्परेचर जब पिघलाएंगे तो Na प्लस अलग होगा, Cl माइनस अलग होगा, और जब इसको भी पानी में डालेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये डिसोसिएशन होगा, और Na प्लस Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तभी ना होगा जब ये आयनिक फॉर्म में अपने टूट जाएंगे। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ पे आयंस है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कौन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में कर सकते हैं, वो सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं करते। और दूसरा ध्यान रखिएगा कि दे आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। सेकंड चैप्टर वाला बात आपको याद होगा, आपको बताए हुए थे सॉल्यूशन पढ़ाते समय कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, एक ऐसा करके एक टर्म लिखा हुआ है कि समान समान घुलता है, मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलते हैं, नन पोलर वाले नन पोलर घुलते हैं। जो आयनिक सॉलिड जो है यहाँ पे, जैसे NaCl जो है यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा इसके अंदर पोलैरिटी दिख रहा होगा आपको, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये क्या होंगे, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड ध्यान रखिएगा वाटर में इजिली सॉल्युबल होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एग्जांपल है आयनिक सॉलिड के यहाँ पे नीचे हिंदी वाले सेक्शन में दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है नेटवर्क सॉलिड, जिसके मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया ये काफ़ी हार्ड होते हैं, इनका काफ़ी जाइंट स्ट्रक्चर होता है, ये आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये हमारा डायमंड है, डायमंड भी क्या है, नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है। ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट भी नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है। याद रखिएगा, ये आपको इसके बारे में जानकारी है, बेसिकली आप इसको 10th में पढ़े हुए हैं, इसलिए इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये क्या होगा थोड़ा सा देख लीजिए, दो चीज़ें हैं, जैसे हार्ड होते हैं, डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, काफ़ी हाई होगा। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, और दे हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब इनको पिघलाने वगैरह के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसका जो एग्जांपल है वो कौन कौन सा, जैसे देखिए डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्वार्ट्ज है, बोरॉन, ये सभी जो एग्जांपल हैं वो किसके, नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल हैं। आगे चलते हैं, ये इसका फोटो है ग्रेफाइट और डायमंड का। अगला मेटालिक सॉलिड, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि मेटालिक सॉलिड क्या है। ये मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, और जिसके बीच में जिस लैटिस में मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए चारों तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन से घूम रहे हैं, अब इनके बीच में लगने वाला यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है
वो क्या होगा, वो ये जैसे इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ के रखे हुए है, ये इलेक्ट्रॉन इसको पकड़, ये इसको भी पकड़ रखे हुए हैं, तो डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होके इलेक्ट्रॉन के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं। इसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। मेटालिक बॉन्ड जहाँ पाया जाता है उसको मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। बाकी सभी थियरीज इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी कोई भारी ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है, क्लास अभी हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि एक 3 डायमेंशनल एक एरे होता है पॉइंट का जो रिप्रेजेंट करता है कंस्टिट्यूएंट यूनिट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, तो इसको अगर मोटा मोटी समझना हो तो हम क्या कहेंगे, जैसे कि आप एक रूम में खड़े हैं और आपको उस रूम में चारों तरफ डॉट 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 टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप इसको समझाइए, जैसे आपके रूम में हम लोग क्या किए, गेंद सजाना स्टार्ट किए। एक गेंद, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, एक लाइन पूरा सजा दिए, फिर उसके बगल में एक लाइन, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, पूरा जमीन बिछा दिए एक बार गेंद का। फिर उस गेंद के ऊपर एक दूसरा लेयर बिछाया, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर, फिर चौथा, करते करते पूरा छत तक बिछा दिए। अब वो पूरा का पूरा रूम गेंद से भर गया। अब आप अगर एकदम छोटे से एकदम पूरा चीटी के साइज के होकर उसके भीतर जाएं और सारे गेंद का केवल सेंटर आपको दिखाई दे रहा हो, सिर्फ उसका सेंटर विजिबल हो, मतलब गेंद तो बड़ा है लेकिन आप भीतर जाने के बाद आपको हर गेंद का केवल सेंटर दिख रहा है, तो आप बीच में खड़े होंगे, आपको चारों तरफ छोटे 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 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। पूरे इंटायर रूम में आपको छोटे 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 क्या दिख रहे होंगे, पॉइंट दिख रहे होंगे। वो जो आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाता है, वो पूरा पॉइंट जो 3 डायमेंशनल पैटर्न, आप इधर देख रहे हैं, इधर भी सजा हुआ है, इधर भी सजा हुआ है, ऊपर भी है, नीचे भी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब पहले तो गेंद सजा दिए, उसके हर गेंद का एक सेंटर पॉइंट होगा, सबका सेंटर होगा ना, और आप छोटे से बन के बीच में घुस गए। अब आपको यहाँ भी गेंद, यहाँ भी, तो गेंद होगा तो आर पार कैसे देखिएगा, गेंद को आर पार देख नहीं पाएंगे। तो हम क्या किया, हर गेंद का केवल सेंटर दिख रहा है हमको। गेंद है, गेंद एकदम तो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है उनको, गेंद नहीं दिख रहा है, हर सबका सेंटर दिख रहा है कि इतना बड़ा गेंद, उसका बीच का सेंटर, फिर उसके बगल में गेंद रखा हुआ है, वो गेंद बड़ा सा है, उसका भी सेंटर वहां पे। तो ऐसे करके पूरा रूम में आपको छोटे 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 से पॉइंट 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 दिख रहे हैं। वो जो 3 डायमेंशनल पैटर्न होगा रूम में, आप यहाँ पे खड़े हो गए, आपको चार तो पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं, वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, वही वो पॉइंट का जो अरेंजमेंट होगा वो कहलाता है हमारा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस के बाद अब क्या किए कि वो पूरा, चलिए वो रूम पूरा हम सजा लिए थे, मान लीजिए पूरा रूम हमारा सजा हुआ है गेंद से, पूरा अब वो दीवार हटा दिए और केक की तरह एक बड़ा सा कुछ लाए काटने वाला, और उसको काट के उसमें से एक टुकड़ा निकाले। अब अगर वो टुकड़ा सिमेट्रिकल हो और उस टुकड़े को लेकर गए और फिर वैसा ही टुकड़ा लगातार सजाने पर आपको फिर से वही रूम वाला स्ट्रक्चर आपको दोबारा से बन के प्राप्त हो जाए, तो आप क्या कहिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, यूनिट सेल है। अब बड़ा अजीब थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, इमेजिनेशन बहुत थोड़ा चाहिए होगा आपको। हम इसका एक वीडियो सेंड कर देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं उसको, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या एक यूट्यूब पे भी वीडियो है, अपने ऐप पर उसका लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। उसमें बड़ा अच्छा एनिमेशन से आपको समझाया गया है। मेरे पास भी उसका वीडियो है, लेकिन अभी इस पर प्ले करने में थोड़ा सा समस्या होगा, पहले हमको ध्यान नहीं आता, यहीं पे हमको प्ले करा के दिखा देते हैं। उसमें होगा क्या कि लैटिस सजा हुआ है और उसको पहले काट के एक ऐसा टुकड़ा निकालेंगे, वो टुकड़ा आइडेंटिकल होना चाहिए। जब उस टुकड़े को पहले ऐसे एक्स एक्सिस पर सजाना शुरू किए, ऐसे सजाते गए पूरा लंबा था, फिर उसके बाद उसको वाई एक्सिस पर सजाए उसके ऊपर, फिर उसको जेड एक्सिस, मैंने पूरे जब सजाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा करी तो पुराना वही वाला प्राप्त हो गया जो हम जिसमें से इसको काट के निकाले थे। तो यूनिट सेल किसी क्रिस्टल लैटिस का वो सबसे छोटा टुकड़ा होता है, जिस छोटे टुकड़े को अगर हम बार बार रिपीट करें तो रिपीट करने के बाद जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो पुराने वाले के जैसा होगा। ठीक है ना, आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जब आपको पता है ना कि हम उसको काटे और काट के सर्टेन एक पीस निकाले, उस पीस को लेकर जैसे कहिए कि फोटोकॉपी उसका पॉसिबल नहीं हो, 3D ऑब्जेक्ट का फोटोकॉपी तो मान लेते हैं कि उसको ले जाके फोटोकॉपी कराएं। फोटोकॉपी करने पर वैसा ही इतना बड़ा एक क्यूब था, उस क्यूब का फोटो ऐसा ही से क्यूब हमको इतना सारा क्यूब मिल गया, और उस क्यूब को ले आके फिर से सजाना शुरू किया, सजाते 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 फिर से हम देख रहे हैं क्या कि जहाँ से हम काट कर लाए थे इसको सजा रहे हैं, तो वैसा ही ये भी बनते तैयार होते जा रहा है। तो वो सबसे छोटा टुकड़ा जो किसी क्रिस्टल लैटिस में 3 डायमेंशनल पैटर्न पर सजाने पर दोबारा से हमें वो क्रिस्टल प्राप्त हो जाए, दोबारा से वो स्ट्रक्चर हमको मिल जाए, तो उस छोटे से टुकड़े को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल एक यूनिट सेल कहते हैं।
अगर आप रैंडमली किसी भी तरीके से काट लेते हैं तो वो यूनिट सेल नहीं होगा। ऐसा नहीं है किसी तरह से काट लीजिएगा तो फिर से वैसा थोड़ा ना बन जाएगा, वैसा नहीं बनेगा। वो एक सर्टेन टाइप से काटना होता है। अभी आपको जो वीडियो भेजेंगे उसमें आप देख लीजिएगा कैसे कट करना है। अब जो यूनिट सेल जो निकला होगा वो यूनिट सेल कई तरह के होते हैं। हो सकता है कोई यूनिट सेल आपको लूडो के डाइस की तरह हो, या हो सकता है कि आपका यूनिट सेल, अच्छा देखिए लूडो के डाइस में क्या होता है कि लूडो के डाइस में लेंथ, उसका ब्रेथ और उसका हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना लंबाई उतना चौड़ाई उतना ऊंचाई, तो क्यूबिकल फॉर्म में होता है लूडो के डाइस। हो सकता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ईंट की तरह हो। ईंट देखें आप लोग, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, ईंट की तरह हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर जो है ब्रेड ब्रेड जो ब्रेड आता है ना, ब्रेड हम लोग जिसको खाते हैं, वो ब्रेड में क्या होगा कि उसका लेंथ और ब्रेथ वो लगभग बराबर होता है, और उसका जो लंबाई है वो थोड़ी सी अधिक होती है। शायद आप स्ट्रक्चर समझ पा रहे होंगे। अब आप उसका स्ट्रक्चर दिखा भी देते हैं थोड़ी देर में। यानी कि यूनिट सेल कई तरह के हो सकते हैं। जो हम छोटा टुकड़ा काट के निकाल रहे हैं वो छोटा टुकड़ा काफी तरह का हो सकता है। हो सकता है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर हो सकता है लेंथ और ब्रेथ बराबर हो, हाइट कुछ अलग हो सकता है तीनों के तीनों डिफरेंट हो, जैसे ईंट वाला एग्जाम्पल बताएं। अच्छा ये सब तो अलग है। हो सकता है कि दो चीजें बराबर है, तीसरा उसमें एंगल का कहानी आ जाए, मतलब वो 90 डिग्री नहीं हो गया कुछ और हो जाए। तो ऐसे करके कई सारे यूनिट सेल पॉसिबल है। सवाल ये उठता है कि यूनिट सेल कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, कैसा दिखने में होगा, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका, ये किस पर डिपेंड करता है। तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो क्या है, उसका साइड लेंथ और उसके बीच का एंगल। जैसे कि हम आपको एक सेकेंड, जैसे कि हम आपको कहें कि ये यहाँ पे आपको एक यूनिट सेल दिख रहा होगा, ये मेरे बगल में एक यूनिट सेल यहाँ पे रखा हुआ है। इस यूनिट सेल में तो क्या है कि ये देखिए यहाँ पे मान लें कि अगर ये जो बी आपको दिख रहा होगा, ये बी, ये वाला ए और ये वाला सी, इन तीनों की लंबाई आपस में बराबर हो जाए, ए बराबर बी बराबर सी। और ये जो यहाँ पे एंगल दिख रहे हैं, सी और बी के बीच के एंगल अल्फा, सी और ए के बीच का एंगल बीटा, और ए और बी के बीच का एंगल अगर गामा, ये अगर तीनों के तीनों 90 डिग्री हो, मतलब सारे साइड्स बराबर, उसके सारे एजेज बराबर और सारे एंगल क्या हो, 90 डिग्री के हो, तो देखिए इस यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल होगा। और यहाँ पर एज लेंथ, ऊपर देखिए यहाँ पे एज लेंथ ए बराबर होगा बी के, वो बराबर होगा सी के। यहाँ पे एंगल ए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो और एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ, ये कौन सा होगा, ये क्यूबिक यूनिट सेल होगा। और हम लोगों की अधिकतम पढ़ाई इसी क्यूबिक यूनिट सेल के आसपास ही घूमते रहेगी। हम लोग को मोस्टली यही पढ़ना है, ठीक है ना। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, मतलब सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे, और सॉरी सारे साइड्स आपस में बराबर होंगे, और सारे जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गामा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा और 90 डिग्री बराबर होगा। तो वो जो यूनिट सेल बनेगा वो कैसा होगा, क्यूबिक होगा। मतलब जो हम लोग काट के निकाले थे, ठीक है, जो काट के निकाले हैं वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कुल 7 तरह के काट के निकाल सकते हैं। इन 7 तरहों में हम इस पहले वाले को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम कुछ ऐसे काट के निकालें कि सारे इसके जो साइड्स हैं वो सारे साइड्स आपस में, सारे एजेज आपस में बराबर हो, ये जितना जो आपको एंगल दिख रहे हैं सारे एंगल क्या हो, आपस में बराबर हो और वो 90 डिग्री के हो, तो उस यूनिट सेल को हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। और सिस्टम को उससे जो बना हुआ जो नया हम लैटिस तैयार करेंगे, जो नया सेट तैयार करेंगे, उससे हम लोग क्यूबिक लैटिस भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान रखिएगा। ये जो ए वाला जो साइड है, ए वाले साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, अल्फा। कहीं मत लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ए बी सी डी कहीं लिख दिए अल्फा बीटा गामा कुछ। ए के सामने वाला जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, अल्फा। बी के सामने वाला जो एंगल होगा, सॉरी उल्टा बोलिए, बी के जो सामने, जो बी यहाँ पे दिख रहा है बी, साइड बी के जो सामने वाला एंगल होगा वो बीटा होगा, और साइड सी के जो सामने वाला एंगल होगा वो गामा होगा। तो इस यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ये सारी चीजें, आपको बस यही करना है ना कि इसको कोई याद करना होगा। ये सब क्या करना होगा, याद करना होगा। क्या याद, कैसे पूछा, जैसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बिलोंग्स टू मोनोक्लिनिक यूनिट सेल।
और वहाँ पे आपको मान लेते हैं कि ये और ये दे दे, मतलब दे दे ऑप्शन ए में दे दे ए बराबर बी और नॉट इक्वल टू सी है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसे करके और सॉरी ये तो दोनों सेम हो गए, ये मान लेते ये मतलब ऐसे ऑप्शन करके थे। तो आपको ये चीज़ें याद होंगी तभी आप बता पाइएगा। बस इससे ज़्यादा कि इसमें रोल कुछ है नहीं, बस आपको याद करना होगा कि अगर ए बराबर बी बराबर सी है और अल्फा बराबर बीटा हो लेकिन अल्फा बीटा बराबर गामा, ये एंगल सारे सेम हो लेकिन वो 90 डिग्री के नहीं हो, तो वो कौन सा होगा? तो उसको रोम्बोहेड्रल बोलते हैं। तो ऐसे करके आपको हर केस, ये दोनों का केस याद करना होगा ताकि आप इजीली उसके क्रिस्टल सिस्टम को पहचान सकें कि अगर हमारे यूनिट सेल के पैरामीटर्स, इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। देखिए एक बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन में पूछा था ये कितने पैरामीटर्स होते हैं, मतलब ये यूनिट सेल का जो डिजाइन है वो कितने पर डिपेंड करता है? तो देखिए नहीं, वो डिपेंड करता है ए पर, बी पर, सी पर और अल्फा पर, बीटा पर और गामा पर, यानी कुल 6 पैरामीटर्स हैं जिन पर ये कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। यहाँ देखिए अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि 7 तरह के लैटिस सिस्टम होते हैं। देखिए यहाँ पे 7 तरह के लैटिस सिस्टम है, मतलब जो काट के निकाले हैं उसी के शेप पर डिजाइन डिपेंड कर रहा है वो कैसे होंगे। और इस लैटिस सिस्टम के अंदर कुल 16 तरह के ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं। मतलब अब जो काट के निकाले हैं तो इसमें अब पार्टिकल्स भी रखेंगे। जैसे मान लेते गेंद 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 सजाए थे, जब इसको हम काट के निकाले वहां से तो गेंद कटा होगा। जैसे ये पूरा का पूरा रूम हम गेंद से भर दिए हैं और जब इसको हम काट के निकालते हैं इसमें से तो गेंद का कुछ ना कुछ पार्ट कट के निकल तो रहा होगा ना उस सेट में। तो गेंद जो कट के निकल रहा है वो किस किनारे पर कितना पार्टिकल है, इसके आधार पर इन सातों के साथ जब आप मिला के जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि टोटल 14 तरह के ब्रेविस लैटिस पॉसिबल हो सकते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर कोई पूछे कि लैटिस सिस्टम कितने हैं, क्रिस्टल तंत्र कितने हैं, तो 7, और कितने तरह के टोटल ब्रेविस लैटिस हो सकते हैं तो आप बताइएगा 14। अब हम लोग इसके बाद हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, तो मेरी इच्छा तो यही होगी कि यहीं तक इसको हम लोग रोक दें, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी अलग है और सच पूछिए तो यहीं से प्रोडक्टिव चीज़ स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहाँ से 12th के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पास पहले से थियोरी अवेलेबल है, ये जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़ आपको पहले से अवेलेबल है, आपके ऐप में है, स्लाइड आपके पास पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप पहले से इसको पढ़ के रेडी रहें, ताकि अगर इसको थोड़ा सा देखिए इस चैप्टर में क्या है ना कि इमेजिनेशन पावर आपका तगड़ा होना चाहिए, ताकि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि देखिए पार्टिकल्स को काटा गया तो आपको लगे कि हाँ वहाँ पे काटा गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपके ऐप में वो जो एनिमेटेड वीडियो की हम बात किए थे उस वीडियो का हम लिंक अवेलेबल करा देते हैं, आपके ग्रुप में डाल देते हैं, एक बार वहाँ से आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि वो काट के उसको कैसे निकाला जा रहा है और निकालने में उसको फिर से सजाया जा रहा है। तो दोबारा से जैसे यही ना, जैसे देखिए ये इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे यही पे अच्छा यहाँ पे अच्छा कोई फिगर दिख गया, ये सिंपल, ये पूरा रूम में यही आपका रूम था, ये मान लेते आपका रूम था, ये रूम में की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और इस रूम में से हम क्या किए कि लेकर गए कुछ काटने वाला बड़ा सा हथियार, ऐसे इसको काटे, ऐसे काटे ऐसे काटे ऐसे काटे ऐसे काट के ये छोटा टुकड़ा, जब ये टुकड़ा निकालिएगा तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिख रहा होगा। और अब इसी को इसको लेके गए जेरोक्स मशीन वाले के पास, बोले कि भैया इसका आप 50 पीस निकाल के दो या 100 पीस निकाल के दो। अब इसको निकाल के लेके आए और यहाँ पर सजाना शुरू किया, और जब इसको सजाना शुरू कीजिएगा तो जो ये कटेड पार्ट है, मान लेते यहाँ पे वो बगल में इसके ले आके ऐसा लगा दिए, तो जब बगल में ले आके लगाइएगा तो इसमें भी कटा हुआ होगा, तो इसका कटा हुआ मिल के क्या कर देगा, इधर से पूरा कर देगा। फिर सामने से लगाइएगा, इधर से लगाइएगा तो इसको पूरा करेगा, फिर ऊपर से रखिएगा तो ऊपर से पूरा करेगा। आप पुल मिला के फिर से आपका ये गेंद क्या होगा, तैयार हो जाएगा, जैसा कि इसमें तैयार हुआ है। और जब आप इसको रेगुलर, जब आप इसको लगातार रिपीट करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 लगाए, 2 3 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 6 7 8, फिर पहले ऐसे सजाए, फिर आगे पीछे करके मैंने एक्स एक्सिस पे, फिर उसके ऊपर, फिर आगे पीछे ऐसे कर सजाइएगा, तो फिर से आप जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर मिलने लगेगा जहाँ से आप इसको काट के लेके गए थे। तो यही हमारा क्या हो गया, यूनिट से। सिमिलरली ये जो सेकंड है, जो बॉडी सेंटर जो लिखा हुआ है, इसमें से आप काटिएगा छोटा सा टुकड़ा, तो टुकड़ा आपको ऐसा दिखेगा। और इसको जब फिर से सजाइएगा, जब इसको भी लेके जाएंगे जेरोक्स कराने का मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि ठीक इसी तरह के यूनिट अगर दोबारा से रिपीट करे जाए तो आपको ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से फिर से बॉडी सेंटर का जो लैटिस है फिर से आपको प्राप्त होगा। और सेम है हमारे फेस सेंटर। ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये जो ये नाम बता रही है, जो FCC BCD क्या, ये FCC BCD ध्यान नहीं दीजिए, कल इसके बारे
बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि लैटिस क्या है और काट के निकाला गया जो टुकड़ा है वो यूनिट सेल है। आप आज के पढ़ाई में ज़्यादा फोकस अपने बुक से पढ़ के यही समझने की कोशिश करेंगे कि लैटिस क्या था, लैटिस क्या था, और एक देखेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है। लैटिस और यूनिट सेल को अगर आप समझ जाते हैं तो सारा समझ जाएगा, ठीक है ना। बाकी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करेंगे, पता चलेगा कि भाई ये प्रिमिटिव सेल क्या है, सेंटर्ड सेल क्या है, क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी सब तो आगे का सही है, हम लोग कल इसको आगे देखेंगे। इसमें ऐसे स्लाइड्स इसमें काफ़ी सारे इसमें भी हैं, इसमें भी बस देख लें कितने स्लाइड्स इसमें टोटल। इसमें टोटल स्लाइड्स हैं आपके 93, और हम लोग अभी 25 पे हैं, 2 दिन पे हम लोग 25 में आ गए, तो ठीक है। अब कोशिश तो हम लोग कर ही रहे हैं, उम्मीद है जल्दी इसको हम लोग निपटा देंगे, ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर तो अगले दिन हम लोग मिलते हैं, फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा और वो एनिमेटेड वीडियो कोशिश करते हैं उसको हम डाल दें। अगले दिन के लिए पढ़ के आइएगा ताकि समझना आपके लिए आसान हो, ठीक है। फिर गुड नाइट।